राहुल गांधी के खिलाफ हमेशा आग उगलने वाली भाजपा नेता स्मृति ईरानी आजकल राहुल गांधी पर मेहरबान नजर आ रही हैं। एक वो वक्त था जब राहुल गांधी स्मृति ईरानी को फूटी आंख नहीं भाते थे, लेकिन आज स्मृति ईरानी को राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट भी खूब पसंद आ रही है। खबर तो यह भी आ रही है कि स्मृति ईरानी छुप छुप कर राहुल गांधी से मिल रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता मानी जाने वाली स्मृति ईरानी वैसे तो हमेशा ही चर्चाओं में रहती हैं, लेकिन इन दिनों वो राहुल गांधी की तारीफ करने के कारण चर्चाओं में हैं। कुछ दिनों पहले इस फायर ब्रांड नेता ने राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस का इशारा करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी। महीनों उनके आरोप को लेकर बहस मुबाहसे होते रहे। फ्लाइंग किस के अलावा भी समय समय पर स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ आग उगलती रही हैं। उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. Flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि मैडम का मूड ही बदल गया। आज आरोप लगाने की जगह राहुल गांधी की तारीफों के पुल बना रही हैं। स्मृति ईरानी राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि इस समय राहुल गांधी अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। यह अलग तरह क्या है, इसका जवाब तो स्मृति ईरानी ही दे सकती हैं। भाजपा भले ही जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है, लेकिन स्मृति मैडम को राहुल का यह पक्ष भी पसंद आ रहा है। वो कहती हैं कि राहुल गांधी संसद में जाति पर बोलते हुए अच्छे लगते हैं। संसद में उनका सफेद टी शर्ट पहनना युवाओं को अलग तरह का संदेश दे रहा है। स्मृति ईरानी यह बताना शायद भूल गईं कि राहुल गांधी का सफेद टी शर्ट क्या संदेश दे रहा है। यह भी हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर संदेश को छिपा लिया हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों के बाहर भी लोग अपने अपने अंदाज में उनके संदेश की व्याख्या कर रहे हैं। उनके छिपे हुए संदेशों के साथ साथ इस बात पर चर्चा गर्म है कि स्मृति ईरानी छुप छुप कर राहुल गांधी से मिलने लगी हैं। इन दोनों नेताओं की यह मुलाकात क्या रंग लाती है, यह देखना अभी बाकी है। कल की तारीख जब ये अधिनियम आदरणीय कानून मंत्री ने राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया, न सिर्फ इसलिए ऐतिहासिक थी क्योंकि इस नए भवन में नए संकल्पों के साथ हम सबने प्रवेश किया, साथ ही एक पुनीत समय गणेशोत्सव के पुण्य अवसर पर हमने नए भवन में प्रवेश कर विघ्नहर्ता को प्रणाम किया। लेकिन अगर विघ्नहर्ता के सृजन की, आराधना की मूल भावना को देखें तो गणेश जी का स्वरूप अपने आप में अपनी मां के हाथों से सृजित है और मां के प्रण ने, मां की तपस्या ने गणपति जी में प्राण दिए, यह उसका सबसे बड़ा प्रतीक है। हमारी सभ्यता में यह भी मान्यता है कि नव भवन में जब प्रवेश होता है तो पहला पैर, पथ पर पहला आगमन घर की लक्ष्मी का होता है। कई समाज के वर्गों में भवन के बाहर घर की लक्ष्मी अपने हाथ की अमिट छाप छोड़ती है और कई परिवारों में पैरों के नीचे आलता लगाकर बेटियों का सबसे पहला कदम ऐसे भवनों में रखा जाता है। और अगर संविधान की मर्यादा की दृष्टि से देखें तो लक्ष्मी ने संवैधानिक स्वरूप लिया है इस अधिनियम के माध्यम से, जिसके लिए मैं सरकार का, इस सदन का और पीठ का विशेषता आभार व्यक्त करती हूं। आज चर्चा में कई महानुभावों ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया और साथ ही आदरणीय देवी गौड़ा जी को भी आभार वंदन किया। ये भी सत्य है कि मुझसे पूर्व की वक्ता ने राष्ट्र को जब
गुलामी से स्वतंत्रता मिली तब क्या महिलाओं की परिस्थिति थी उसका उल्लेख किया कि हां, तब भी जब देश आजाद हुआ तब भी कई प्रदेशों की साधारण परिवारों की महिलाओं ने कहा कि हमारा संवैधानिक अधिकार आरक्षित करें, लेकिन तब साधारण परिवारों की वो महिलाएं जिन्होंने राष्ट्र को आजाद करने में अपनी भूमिका निभाई, जो दूरदर्शी थी, जानती थी कि साधारण वंचित समाजों की महिलाओं को अगर मौका अनोखे ढंग से संविधान की मर्यादा में ना दिया गया तो शायद आगामी वर्षों में महिलाओं के लिए एक चुनौती बन जाएगा। आज मैं उन महिलाओं की दूरदर्शी सोच को वंदन करती हूं। महोदय, 1971 में तब की सरकार में एक कमेटी का गठन हुआ ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया, और आज मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकृष्ट करती हूं 1974 में जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को साझा किया तो उसके 7वें चैप्टर में पॉलिटिकल स्टेटस के वर्णन में ये इंगित है कि तब भारतीय जनसंघ ने कहा था कि महिलाओं को कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी कीजिए। दे वर द एडवोकेट्स फॉर विमेन्स रिजर्वेशन। आज जनसंघ के उन नेताओं को, उन चिंतकों को मैं आभार व्यक्त करती हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक साधारण कार्यकर्ता हूं, जिसको मेरे संगठन ने असाधारण मौके दिए ताकि मैं संगठन के माध्यम से संविधान की मर्यादा में अपने राष्ट्र की, समाज की सेवा कर सकूं। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का गौरव है कि इस राष्ट्र में अपने संगठन में पहली बार महिलाओं को आरक्षण देने वाली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। ये भी कहना सत्य होगा कि व्यवस्थाओं को किस दृष्टि से संगठन में सम्मिलित करना, इसके लिए साल 2007 में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के अंतर्गत तब के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब के हमारी कैबिनेट के वरिष्ठ नेता श्री राजनाथ सिंह जी ने एक कमेटी का गठन किया। ये सौभाग्य है मेरा कि उस कमेटी में आज 2 सदस्य वर्तमान इस सदन में उपस्थित हैं। आज उस कमेटी जिसकी अध्यक्षता श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी ने की, आज उस कमेटी की एक और सदस्य जिनका देहांत हो चुका है, किरण महेश्वरी जी, और जो संगठन में आध्यात्म की दृष्टि से मेरे मार्गदर्शक रहे, ऐसे श्रद्धेय बाल आपटे जी हमारे बीच नहीं हैं। मैं उनके योगदान के लिए उनको नमन करती हूं। यह भी उचित होगा अध्यक्ष जी कहना कि उस कमेटी में नजमा हिप्तुल्ला जी थी, उनका आभार वंदन करती हूं। सुमित्रा महाजन जी थी, जिन्होंने बार बार लगातार अपनी पुण्य भूमि से, इंदौर से चुनाव जीतकर हम सबका गौरव बढ़ाया। उन्होंने स्पीकर की भूमिका में महिलाओं का राष्ट्र भर में गौरव बढ़ाया। मैं ताई की अनुपस्थिति में ताई को प्रणाम करती हूं। और कमेटी में 2 और महानुभाव थे जो विद्यमान है वर्तमान के सदन में, जिन्होंने महिला आरक्षण भाजपा के संगठन में कैसा हो उसको सुनिश्चित किया, जो आज मोदी सरकार के मंत्री हैं, आदरणीय किशन रेड्डी जी और किरण रिजिजू जी। मैं आपको भी आभार व्यक्त करती हूं। महोदय, they say success has many fathers and failure has none. और इसीलिए कल जब ये प्रस्ताव सदन में आया तो कुछ लोगों ने कहा हमारा बिल है,
कुछ लोगों ने कहा हमने चिट्ठी लिखी, कुछ लोगों ने कहा कि ये पूरा का पूरा संवैधानिक निर्माण हमारा था। आज ऐसी एक सम्मानित नेत्री ने सदन में अपना वक्तव्य रखा, लेकिन उनका मैं एक विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूं कि 2 विषयों पर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड स्पष्टीकरण दिया है। हमको बार बार बतलाया जाता कि एक विशेष परिवार ने 73rd, 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पारित करवाया। आज मैं आभार वंदन करती हूं कि पहली बार स्पष्टता हुई इस सदन में उनके द्वारा कि ये पुण्य काम पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया, जिनके मरणोपरांत उनके ही पार्टी के हेडक्वार्टर में उनको नमन करने का मौका नहीं दिया गया। दूसरा, ये कथन कि अभी क्यों नहीं और ये वक्त हमारा बिल है तो अभी करिए। तो महोदय, ये उस बिल की प्रति है जिनको वो हमारा कहते हैं। उसमें अगर आप दूसरे पृष्ठ पे 2B और 3B पढ़ें, और ये वो है जो कांग्रेस पार्टी कहती है यूपीए की सरकार में राज्यसभा में पारित हुआ और फिर लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। अगर आप इस पृष्ठ पर ये दोनों छंद पढ़ें तो यूपीए, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उन्होंने कहा है No seat shall be reserved for women belonging to scheduled castes, scheduled tribes in the 3rd general elections. 3B पढ़ें तो उन्होंने कहा, प्रस्ताव दिया, No seat shall be reserved for women in the 3rd general election. अर्थात आज की सरकार जब यह अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व्ड for women and SC/STs in the 3rd general election, no seat shall be reserved for women in the 3rd general election. कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। फिर इनका ये वक्तव्य कि आप अभी क्यों नहीं कराते। महोदय, हम जानते हैं कि संविधान को छिन्न भिन्न करना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, लेकिन आज अगर आप इसी गरिमामय संविधान के अनुच्छेद 82 को पढ़ें, 82, ये किताब नहीं है, संविधान का मेरे हाथों में, तो आपके लिए किताब होगी, हमारे लिए पूजनीय है, संविधान है ये। आर्टिकल 82, और आपकी अनुमति से पढ़ना चाहती हूं। Upon the completion of each census, allocation of seats in the House of the People to the states and division of each state into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine, provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published. तो क्या ये विपक्ष के
नेताओं का मत है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया इंगित है संविधान में, उसकी अवहेलना हो. Should we not abide by the Constitution? Is that the position taken by leaders of the opposition parties? That is my humble suggestion and submission. फिर यह आरोप लगाया गया कि आप ओबीसी और मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं देते. मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग जो वर्तमान में बिना माइक के और पीठ की परमिशन के दांत चबा चबा कर बोल रहे हैं, उनको शायद इस बात का आभास नहीं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है. इसलिए मैं आज आपके माध्यम से महोदय आग्रह करना चाहती हूं कि ये भारत वो भारत है जहां पर आज लोगों के पास व्यवस्थाएं डिजिटली भी पहुंची हैं. और इसीलिए हमारे देश के नागरिक जिस प्रकार से विपक्ष भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, उस भ्रम में ना फंसे, इसलिए तथ्यों का रिकॉर्ड पर आना उचित है. जो आज इस सभागार में बिना पीठ की अनुमति के आते ही एक शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो महिला के साथ विधानसभा में क्या आचरण करने का इनका इतिहास है. ऐसे लोग आज महिला की मर्यादा पर टिप्पणी ना करें तो इस सदन की शोभा बढ़ेगी. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर. और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा.